नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश पांडे और TV9 डिजिटल के प्रोग्राम ब्रिजेश की बात में आपका स्वागत है। आजकल सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या एशिया बनेगा तृतीय विश्व युद्ध का कारण? ताइवान को लेकर चीन और दुनिया के अन्य देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ताइवान के मुद्दे पर कल पूर्व जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने काफी कड़ा रुख अख्तियार किया और कहा कि यदि ताइवान पर चीन किसी भी प्रकार का हमला करता है तो चीन को यह समझना होगा कि अमेरिका और जापान वहां खड़े होकर तमाशा नहीं देखेंगे। चीन को धमकी देते हुए आबे ने कहा कि यदि चीन किसी भी प्रकार का मिलिट्री दुस्साहस करता है तो फिर वो आर्थिक खुदकुशी का रास्ता होगा और चीन को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ताइवान के मुद्दे पर आबे की इस कड़ी चेतावनी से माहौल काफी गर्म हो गया है। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने आबे के इस स्टेटमेंट का संज्ञान लेते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से बाहर होने के बाद ही आबे इस तरह की बातें कर रहा है और ये उसकी खुद की हताशा को दर्शाता है। जापान की धमकी के जवाब में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि यदि जापान ताइवान को लेकर ऐसा कोई मंसूबा रखता है तो ये उसके लिए आत्मघाती कदम होगा और ये आत्मघाती कदम केवल आर्थिक नहीं होगा। चीन की जापान को धमकी एकदम साफ है, यदि ताइवान को लेकर कुछ किया तो फिर युद्ध के लिए तैयार रहें। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा कि जापान को यह बात समझ लेना चाहिए कि चीन और जापान के बीच ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल चुका है और जापान को अपनी पुरानी सोच को बदल लेना चाहिए कि वो चाइना को दोबारा कॉलोनाइज कर सकता है और अब यह बिल्कुल असंभव है। आबे पे हमला बोलते हुए ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि आबे एक राइट विंग खानदान से आते हैं और वो चीन एक थ्रेट है बोल बोल के जापानीज लोगों को भड़का रहे हैं और चीन और जापान के बीच संबंध को खराब कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा कि आबे ने जापानीज लोगों को बेवकूफ बना रखा है कि चीन के रीयूनिफिकेशन का होने के बाद जापान की सिक्योरिटी के लिए काफी खतरनाक साबित होगा। ताइवान के मुद्दे को मैनिपुलेट करके आबे अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं तो आबे जैसे राइट विंगर जितना भी दांत पीस ले वो चीन को और ताकतवर बनने से नहीं रोक सकता है और ना ही रीयूनिफिकेशन के प्रोसेस को। आबे ने खुद ही कहा कि चीन का डिफेंस बजट जापान से 4 गुना ज्यादा है, ऐसे में उसे अपने जज्बात पे काबू रखना चाहिए। जापान का यह कहना कि वो ताइवान इमरजेंसी में बीच में कूद पड़ेगा, उसे यह समझना चाहिए कि यह पहाड़ पे तिनकों से आक्रमण करना जैसा होगा। जापान एक बार पहले ही अपने इस दुस्साहस का अंजाम भुगत चुका है और उसे समझना होगा कि दोबारा भी परिणाम बेहद खतरनाक होंगे। आपको यह बता दें कि 2 दिन पहले ही यूनाइटेड किंगडम्स की खुफिया एजेंसी MI6 के डायरेक्टर रोजर मूर ने यह कहा था कि कैसे चाइना उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और चीन की बढ़ती मिलिट्री ताकत और किसी भी हाल में ताइवान का मसला हल कर लेने की चाहत, चाहे फिर उसके लिए फोर्स ही इस्तेमाल क्यों न करना पड़े, चीन को विश्व की स्टेबिलिटी और शांति के लिए बड़ा सीरियस चैलेंज मानता है। रिचर्ड मूर के अनुसार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर लगातार निर्णायक कदम उठाते हैं और उसमें बिल्कुल भी नहीं हिचकते। बीजिंग पश्चिमी देशों की कमजोरी को अपने दुष्प्रचार पे पूरा यकीन करता है और अमेरिका के इरादों को हमेशा कम करके आंकता है। मूर का यह भी कहना है कि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते चीन द्वारा कोई भी गलत कदम उठा लेने की चिंता एकदम जायज है। उधर चीन के नापाक इरादों को एक्सपोज करते हुए ह्यूमन राइट्स ग्रुप सेफगार्ड डिफेंडर्स ने कहा है कि 2016 से 2019 के बीच में चीन ने कई देशों पर प्रेशर डालते हुए 600 से ज्यादा ताइवानीज लोगों को चाइना में डिपोर्ट करवाया है। इस ग्रुप ने इसे हंट फॉर ताइवानीज के तौर पर डिस्क्राइब किया और कहा कि ताइवान की संप्रभुता को चुनौती दी जा रही है। चीन और ताइवान ने 2009 में समझौता किया था कि दोनों मुल्कों की पुलिस यदि किसी को विदेश में पकड़ती है तो वो उसे उस देश को लौटा देगी, लेकिन 2016 में जब साई इंग वेन ताइवान के प्रेसिडेंट बने तब से चीन इस समझौते का उल्लंघन कर रहा है और इस पूरे प्रकरण से एक बात साफ है कि ताइवान के मुद्दे पर चीन पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है और ये इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। ब्रिजेश की बात में आज इतना ही, कल मिलते हैं कोई दूसरे मुद्दे के साथ।